अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अ, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा, एक तो ये कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़ीशान जावेद हाशमी है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आप सब लोगों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कंसल्टेंट एनेस्थीसिया हूँ प्रिंस सुल्तान मिलिट्री मेडिकल सिटी रियाद में। बेसिकली मैं सऊदी अरब में तकरीबन 12-13 साल से हूँ। और मैं यहाँ पर एफसीपीएस की ट्रेनिंग पाकिस्तान में मुकम्मल करने के बाद आ गया था। और इन पिछले 12-13 सालों में अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम किया कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया। तो उनमें जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ मैनी रीज़न्स, जिनमें एक रीज़न फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी जिनकी वजह से हम लोग इस हालत में हैं। ठीक है? उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्टेबल हैं, और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्टेबल नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि जो हम करेक्ट कर सकते हैं, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली एज़ अ पाकिस्तानी कौम हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्लान नहीं करते। हम लोग जस्ट शुरू कर लेते हैं, और फिर हमारे दिमाग में ये होता है कि वो एक ऑन अ लाइटर नोट कर कुर जब वक़्त आएगा तो देखी जाएगी। ठीक है? हम लोग सिर्फ़ ज़िंदगी को डेली बेसिस पे गुज़ारते हैं। हम कभी उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। तो बीइंग अ मुस्लिम, तो ये हमारा पक्का यकीन है कि हमें अगली साँस का नहीं भरोसा। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत बेहतर तौर पे प्लानिंग कर सकते हैं, और उसका फिर रिज़ल्ट भी हम खुद फ़ील करेंगे। ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद ये कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स, तो ये मेरे दिमाग में इस तरह आया था कि मैं एनेस्थीसिया के प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत अरसे से मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, जिनमें सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, रेज़िडेंट्स भी हैं, और जो उनके साथ जो मेरा एक ताल्लुक और एक मेरा रिश्ता है मौजूद, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था कि जब मैं एग्ज़ाम में स्टक था, तो मैंने उस वक़्त नया-नया व्हाट्सएप आया था, तो मैंने कुछ लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया, और वो मेरे साथ मेरे वो दोस्त थे कि जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। तो इम्तिहान जब ख़त्म हो गया, तो पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि इस ग्रुप को कंटिन्यू रखें। तो वो कंटिन्यू होते उसमें फिर मैं जैसे-जैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ़ोरम पे काम कर रहा था, तो बहुत सारी और नेशनैलिटीज़ के और लोग शामिल होते गए। तो इस वक़्त मेरे साथ तकरीबन टचिंग 4000 के करीब ऑन बोर्ड हैं एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, और उनके साथ मैं एग्ज़ाम्स के रेफ़रेंस से डिस्कशंस, कुछ एग्ज़ाम मटीरियल प्रोवाइड करना। फिर 1 डेढ़ साल से मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं जो मुझे अल्लाह ने मेरे पे करम किया है, मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँ। अच्छा, लास्ट ईयर जो है, मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 2004 का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है? तो बेसिकली उस वक़्त जो है वो लास्ट ईयर हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर एक एक एक्टिविटी हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है वो क्या उसको कहते हैं, उन्होंने फॉर सम रीज़न मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट मैंने किया था, और मैंने कुछ जॉब के सिलसिले में, अपॉर्च्युनिटीज़ के सिलसिले में मैंने बात की थी। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि क्यों ना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं ऑन बोर्ड लूँ। तो फिर इनिशियली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और उसके बाद फिर उसके अंदर बहुत सारे और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ गए। उसमें कुछ जो हैं वो रेज़िडेंट्स भी हैं, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं। अनफॉर्च्युनेटली मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि इतने सारी चीज़ें को मैनेज करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम मतलब वो कहते हैं कि एक ऑपोज़िट डायरेक्शन में कहा जाता है कि निप द इविल इन द बड। तो बिल्कुल ऑपोज़िट मैं इसको ये कहूँगा कि मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो हम क्यों ना उन कोपलों को, कि जो जिनको अगर थोड़ा-सा बेहतर तौर पे उनकी हिफ़ाज़त की जाए, तो वो बहुत खूबसूरत फूल बन सकते हैं, ठीक है? ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और उसके अंदर फिर कुछ अर्सा पहले मैडम एक हमारी हैं, डॉक्टर अफ़शा खटक, अनफॉर्च्युनेटली टाइम क्लैश होने की वजह से, और ये शायद मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन कंडक्ट किया, तो मैं उनसे राब्ता नहीं कर सका, एंड शी इज़ नॉट हियर। शी इज़ अमेरिकन डिप्लोमैट एंड शी इज़ हेल्पिंग मी आउट, और मैं उनको मज़ाकन कहता हूँ कि मैडम, मैं आपका नॉन पठान, मैं आपका सेम मेरी मेंटालिटी है जो आपकी है। वो माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं रिसर्च के रेफ़रेंस से,
और क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ अमेरिकन ट्रेन्ड, तो उनका एक्सपोज़र मेरे से बहुत ज़्यादा है, शी इज़ मैच्योर माशाल्लाह। तो हम लोगों के कुछ अरसे से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि हम ना सिर्फ़ ये कि गाइडेंस दें विद रेफ़रेंस टू कि पढ़ना क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है। और उसके लिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। ये मेरा मेडिकल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। मैं एक अदना सा बंदा हूँ, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ऐसी है कि बहुत सारी नॉलेज हमको चाहते ना चाहते लेनी पड़ती है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि कई दफ़ा जो सवाल होता है ना, वो इंट्रिग करता है इंसान की पॉज़िटिव मेंटालिटी को, पॉज़िटिव थिंकिंग को, आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं अच्छे काम के लिए, ठीक है? तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान सीखता रहता है। और मेरे ख़्याल से कि ये बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़िम्मेदारी है कि पहली साँस से लेके आखिरी साँस तक इन हमें सीखना चाहिए, ठीक है? सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। तो मेरा मैसेज आप सब लोगों को ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी का वो दिन कि जिस दिन आप सो के उठे और आप सो गए, ना आपने किसी को कुछ सिखाया, ना आपने कुछ सीखा, वो आपने अपनी ज़िंदगी का दिन ज़ाया कर दिया, ठीक है? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आस्क क्वेश्चन्स, टीच और लर्न, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारे पर ज़िम्मेदारी है। वो किसी किस्म की टीचिंग हो सकती है, वो किसी किस्म की भी नॉलेज हो सकती है। तो या तो सीखें या सिखाएँ, जो नहीं आता वो सीखें और जो आता है वो सिखाएँ। ये बेसिक मैसेज है। तो उसके लिए जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप लोगों को खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया के हैं और जो बेसलेस होते हैं। तो हमा मैं मेरा जो मोटो है वो ये है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप लोग कोई अच्छा टॉपिक, कोई अच्छी क्वेश्चन, और हर ईयर ये मैसेज हर ईयर के लिए। हम एनाटॉमी भी डिस्कस कर सकते हैं, हम फिजियोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं, हम फार्माकोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। पहला पहला पॉइंट हो गया, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि अब ये कि आप फर्स्ट ईयर में अगर एमबीबीएस में हैं या सेकंड ईयर में एमबीबीएस में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आगे आने वाले लोगों के लिए भी आऊँगा क्योंकि कुछ इसमें सीनियर्स भी जॉइन कर रहे होंगे इस वक़्त, तो मैं आई एम सॉरी कि मैं शुरू में मेडिकल, क्योंकि एक्चुअली मेरे मुखातिब इस वक़्त मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आगे जब जैसे गुफ्तगू चलेगी तो मुझे आप लोगों की भी हेल्प की ज़रूरत है उस मकसद के लिए। तो वो ये कि आप लोगों को ये करना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का। नो डाउट जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा जो एनाटॉमी का टीचर होता है वो बेचारा वो चाहता है कि हमको एनाटॉमी की एक-एक फोसा, एक-एक फोविया, एक-एक लाइन जो है ना वो हमें रट जाए, ठीक है? जब तक वो सर से पाँव तक हमें डाइसेक्शन हॉल की बदबू के अंदर पूरी तरह वो नहीं हमें कर देता ना, तब तक उसको तसल्ली नहीं होती। वो ठीक है, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए कि उसमें से क्लिनिकली ओरिएंटेड चीज़ें क्या हैं। और वो चीज़ें आपके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो ये है कि आप जो यूएसएमएल की जो बुक्स हैं, जो कैपलान की बुक्स हैं, जो फर्स्ट एड की बुक्स हैं, वो थोड़ी-थोड़ी आप उसके साथ फ़ैमिलियरिटी पैदा कीजिए। और व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर व्हाटएवर यू आर इन, ट्राई टू इंटीग्रेट योरसेल्फ। कि जैसे अगर कोई थर्ड ईयर में पहुँच गया और उसको ये पैगाम अब मिल रहा है, तो उसको क्या चाहिए कि अगर वो फार्माकोलॉजी पढ़ रहा है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो उसको क्या चाहिए कि वो फिजियोलॉजी खोले। फिजियोलॉजी खोले और फिजियोलॉजी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जिस चैप्टर को रिवाइज कर ले। वो हिस्टोलॉजी खोले, वो एनाटॉमी खोले और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें उसने पहले पढ़ी हुई हैं, यानी कि उसमें उसकी वो मज़ाकन टू बी ऑन लाइटर, मैं थोड़ी-सी बहुत लाइटर मूड में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि वो गजनी मेमोरी हो। गजनी वाली मेमोरी ना, आधी बात याद होती है, आधी बात नहीं याद होती। तो वही वाला हिसाब हो कि आप लोगों को हम सबको गजनी मेमोरी होती है एक्चुअली। हमें आधी चीज़ें याद होती हैं, आधी चीज़ें भूल रही होती हैं। तो अगर आप उसी वक़्त उन चीज़ों को पक्का कर लें और आप अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे करें कि जब थर्ड ईयर में अगर आप हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी आपको समझ आ जाती है, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो इसलिए मेरा पैगाम फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे ज़्यादा है कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेट करें, क्लिनिकल को रिलेट करें और अपनी पढ़ाई को सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए ना, एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। एग्ज़ाम यकीन करें, एग्ज़ाम हर बंदा कोई भी आज 1999 में मैं मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था और अब यकीन ही नहीं आता कि जो है वो सिल्वर जुबली भी गुज़र चुकी है, 25 साल गुज़र चुके हैं इस बात को, ठीक है? तो आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे 25 साल यूँ गुज़रेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो आप मेरी जगह बैठे होंगे। तो अब अपनी इस टाइम को मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि जो जिसके अंदर पॉज़िटिविटी हो। और आपने हाँ, देखें आप अपने हालात को नहीं बदल सकते। आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप हॉस्टल के अंदर ना हम रहते हैं, तो वहाँ पर हॉस्टल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वो चीज़ें नहीं बदल सकते। लेकिन वो चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, वो हमें उस पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है? ये बात हो गई।
अच्छा, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेट करें। आप अगर जो बंदा फाइनल ईयर में है तो उसको चाहिए फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी को रखे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें यूएसएमएलई फोर्थ ईयर में कर लेना चाहिए या फाइनल ईयर में कर लेना चाहिए, और हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो बात असल में ये है कि यूएसएमएलई की जो पढ़ाई है उसको आप लोग सिर्फ ये रखें कि इट्स अ बेस्ट पॉसिबल कोर्स। जो उनका सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों की अगर पढ़ाई करते रहे ना तो नॉलेज आपकी इतनी अच्छी होगी कि आपकी मिसाल ये होगी कि एक होती है मैराथन रेस और एक होती है 100 मीटर रेस। ठीक है? आपको 100 मीटर रेस में अगर आप किसी को भी इनवाइट करें ना तो इवन हो सकता है बाबा जी भी 100 मीटर भाग ले। लेकिन 100 मीटर से ज्यादा अगर किसी को भी कहा जाए कि वो 5 किलोमीटर की रेस करे तो 5 किलोमीटर की रेस नहीं कर सकते, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरा यही मैसेज और यही पैगाम है कि आप अपने आप को मैराथन रेस के लिए प्रिपेयर करें, और मैराथन रेस के लिए इस तरह प्रिपेयर करें कि आप अपनी नॉलेज को इस लेवल पे लेके जाएं कि आगे आने वाले दिनों में जब आपको जिस किस्म के इम्तिहान में अपीयर होना पड़े, जो स्टेप 1 की तैयारी है वो एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी की तरह है, जो स्टेप 2 की तैयारी है वो प्लैब की भी तैयारी मोरलेस वैसे ही है, जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है उसकी भी तैयारी मोरलेस वैसे ही है, जो कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है उसकी भी तैयारी मोरलेस स्टेप 2 की तरह है, जो आप अगर कोई सऊदी अरब या यूएई या कहीं उस जगह के बारे में करता है तो जो जीपी का एग्जाम है उसकी भी तैयारी वैसे ही है। तो एक्चुअली आप एक वक्त में कई महाज पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है? और वो सब्जेक्ट्स के जो ज्यादा हाई यील्ड है, जो फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, वो ज्यादा हाई यील्ड है, उसका ताल्लुक हर सब्जेक्ट से बन जाएगा। उस पे आप लोग ज्यादा फोकस करें। ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद ये कि अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली इतना आप स्ट्रांग करें कि आपको छोटी मोटी चीजों से फर्क ना पड़े। ये मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। मुझे याद है हम लोगों को मजाक जब हम मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो हमको ये कहा जाता था, वो शायद जोक अभी भी चल रहा होगा, कि जिसकी फर्स्ट सब स्टेज फेल हो गई उसको सर्जरी में हाउस जॉब नहीं मिलेगी। एनाटॉमी की जिसकी सब स्टेज फेल हो गई उसको एनाटॉमी में वो उसको उसको सर्जरी की हाउस जॉब नहीं मिलेगी। और जिसका फिजियोलॉजी का पहला प्री टेस्ट फेल हो गया उसको मेडिसिन में हाउस जॉब नहीं मिलेगी। और आप यकीन करें उस वक्त इस चीज की इतनी टेंशन होती थी कि जैसे पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है? तो एक्चुअली पहले आप अपने आप को इस चीज से बाहर निकालें। अब आप लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं, आप लोगों को किसी छोटी मोटी चीजों से नहीं लेना चाहिए असर। आप लोगों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोगों के लिए छोटी मोटी चीजों का कोई फर्क ही ना पड़े। फिर अपने आप को क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रिपेयर करें। देखें, याद रखें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी उसके, वो सवाल पूछते जाते हैं। एक ही सवाल वो 75 दफा पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो खुदा के वास्ते अपने आप को अपने अंदर से ईगो निकाल के, और ये वो जो होता है ना कि बेइज्जती का एक डर, एक खतरा, वो निकाल दें अपने दिल। जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ, उस टाइम पर लगेगा कि पीछे लड़कियां आपका मजाक उड़ा रही हैं या लड़के आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना, आप जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि यू आर नो मोर अ चाइल्ड। ठीक है? तो अपने आप को इमोशन से बाहर निकाल के अपने फोकस को इस चीज पे रखें कि आप लोग सवाल पूछा करें। ठीक है? और आप सवाल पूछेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि आपका सवाल गलत है, या आपके पास तो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, या आपसे किसी ने काउंटर सवाल पूछ लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, क्या हो गया, बगैर रीजन के भी बेइज्जती हो जाती है। तो अगर थोड़ी सी बेइज्जती और भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? ईगो अपने अंदर से निकाल दें। अपने ईगो अपने अंदर से जितना जल्दी आप निकालेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। ठीक है? क्योंकि ये चीज अगर आप उस वक्त नहीं निकालेंगे ना तो आप 20 साल गुजारने के बाद आप पछताएंगे कि आपने यार ये चीजें को आपने क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। फिर एक और चीज, ये पढ़ने के तरीके के अंदर मैं आप लोगों को एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा कि कोशिश ये करें कि देखें अब है मल्टीमीडिया का दौर। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो पढ़ें, ऑडियो जो जो है ना, लिखने के नोट्स बनाने का एक सिस्टम था, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप ऑडियो नोट्स बनाने की हैबिट करें। जो पढ़ें, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको रिकॉर्ड कर लें। और एक और ना लाइटर नोट, फनी बात, बाथरूम में बड़ी अच्छा इंसान का दिमाग चलता है, तो दिमाग में बाथरूम में जाके सोचा करें कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है? तो ये एक बहुत मजे की चीज है कि आप वहां जाके अपनी जितनी चीजें पढ़ी है ना वहां जाके सोचें, उनको अलाइन करें, और सोने से पहले उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लें कि आज मैंने सुबह में उठा था तो मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। 4-5 मिनट की आप ऑडियो नोट आप रिकॉर्ड कर लें। 3-4 दिन के बाद आप उसको सुन लें, या किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर आप के पास पढ़ने का माहौल नहीं है, तो आप वो ऑडियो नोट को प्ले करें और उसको सुन लें। वो आपकी रिकॉर्डिंग है, आपका वो है। और फिर एक और बात, अगर आप इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाएं, आप अपने देखें लोग इतने टिकटॉक्स बनाते हैं, तो आप कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वीडियोस क्यों नहीं बना लेते? आप ये नियत से क्यों नहीं करते कि आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें?
आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर कर दें, और सारे लोग ऐसा करें तो यकीन कीजिए कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि नो डाउट हर बंदे के पढ़ने का अपना तरीका होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें बात आप, कि एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है या फार्माकोलॉजी है, जब आप डॉक्टर बन जाएँगे ना बेटा, तो आप लोगों को अलग से कोई ये नहीं पूछेगा कि फलाना फोविया, फलाना फोसे के अंदर क्या चीज़ है। नहीं पूछेगा कोई, यकीन करें, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको बहुत थोड़ी-सी बातें याद रह जाएँगी। अगर आपको ये भी ग्रुप याद रह जाए ना कि हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन से हैं और फ्लेक्सर्स कौन से हैं और एक्सटेंसर्स कौन से हैं ना, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी, आपको अगर कोई बताना ये जवाब सवालों के जवाब दे देंगे ना, तो आप लोग बड़े, आपको है कि यार तुम्हारी एनाटॉमी बड़ी अच्छी है। वो ये पता नहीं होगा कि उसको आगे पीछे की कोई बात याद है या नहीं। तो ट्राई कि बिज़नेस स्टैंड पे आप अपने आप को रखें। वो चीज़ें कि जिनको आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ें, जितने अच्छे तरीके से पढ़ें कि वो चीज़ें आपको 10 साल के बाद भी याद रहें। वो आपकी असल कमाई है। वो आपकी असल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो पढ़ाई के रेफरेंस से ये कुछ बातें हो गई। फिर बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं इंटरनेशनल फोरम के हिसाब से, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको नेशनल पहले बता देता हूँ, फिर इंटरनेशनल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन का सिस्टम है, वो है एग्ज़िट क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है? तो एग्ज़िट क्वालिफ़िकेशंस में होता ये है कि आप पहले ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने सारे रिक्विज़िट्स पूरे करते हैं, और उसके बाद आपकी बीच में वर्कशॉप्स होती हैं, रिसर्च होती है, व्हाटएवर। और एट द एंड ऑफ द डे आपका एक इम्तिहान लिया जाता है, और वो इम्तिहान जब आप पास कर लेते हैं, तो आपको एक एग्ज़िट क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है। मैं आपको सिर्फ़ डिग्रियों के नाम बता देता हूँ, एफसीपीएस होता है, एमसीपीएस होता है, डिप्लोमाज़ होते हैं, एमएसएमडी प्रोग्राम होता है, ये सारे हैं। हर हर किसी के यही है, और वो सारी प्रोग्राम्स हमारे एग्ज़िट क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है? कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड हैं, कुछ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स बेस्ड हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो सिस्टम है वो एग्ज़िट क्वालिफ़िकेशंस बेस्ड है। उसके मुकाबले में जो यूके आयरलैंड का सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम ये है कि एग्ज़ाम्स आर सेपरेट, ट्रेनिंग इज़ सेपरेट। एग्ज़ाम्स आर सेपरेट, ट्रेनिंग इज़ सेपरेट। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये नाम सुना होता है एमआरसीपी और एफआरसीएस और एमआरसीओजी और एमआरसी जीपी, इस किस्म के होते हैं। ये अलग से इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल क्या है कि आप खाने से पहले आपको कोई स्वीट डिश दे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैंने पहले खाना तो खा लेने दो, फिर मैं स्वीट डिश खाऊँगा। खाने से पहले कोई गया हो, उसको सेवइयाँ मुँह में डालनी को शुरू कर कहो, भाई मुझे पहले कढ़ाई तो खिलाओ, मुझे बिरयानी तो खिलाओ, फिर मुझे स्वीट डिश खिलाना। तो ये एग्ज़ाम्स लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कुछ करना चाहें, तो फिर वही वाली बात, मैराथन, मैराथन, मैराथन। अपने आप को मैराथन का घोड़ा बनाएँ। अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि जब आपके पास इतनी नॉलेज हो कि दुनिया का कोई भी इम्तिहान आपके सामने आए, आपकी वो जूती की नोक पर हो। ठीक है? तो ये बात हो गई। ये यूके आयरलैंड के सिस्टम में ट्रेनिंग इज़ सेपरेट, एग्ज़ाम इज़ सेपरेट। अमेरिका का सिस्टम सबसे बेस्ट है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है। या मैं चाहे अमेरिका से मुझे जितनी भी नफ़रत हो ना, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ कि कोई भी जब सुपर पावर होता है ना, वो सुपर पावर ऐसे नहीं होता। उसका हर सिस्टम सुपर पावर होता है। उसकी हर चीज़ सुपर पावर होती है। और अगर कोई मुल्क तबाह होता है ना, अनफॉर्च्यूनेटली उसका एक-एक सिस्टम अलग-अलग से तबाह होता है। मैं नहीं नाम लेता, आप समझ गए होंगे कि जब कोई मुल्क तबाह होता है ना, तो उसकी जुडिशरी, उसका ब्यूरोक्रेसी, उसके जजेस, उसके तमाम मेडिकल फैकल्टी आप देख लें, किसी को भी देख लें, तो वो अलग-अलग तबाह होती है, और वो इस वक़्त हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ठीक है? तो आई विश कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे और हम इस विशियस साइकिल से बाहर निकल आएँ। लेकिन आप लोग ये चेंज नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएँ, कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपको रहना पड़े, तो भी आपके पास इतनी कैपेसिटी हो और कैपेबिलिटी हो कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। और अगर आपको मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हों कि हमने क्या करना है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और अमेरिका का जो सिस्टम है, उसमें ये होता है कि आपको जब वहाँ पर ट्रेनिंग उससे पहले ही वो आपको चर्न कर लेते हैं। वो आपको खूब अच्छी तरीके से, जिस तरह जामुन डाल के, नमक डाल के उसको हिलाया जाता है ना, वो आपको पहले ही हिला लेते हैं कि कौन जो है वो इस काबिल है जो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में आ सकता है। वन्स यू गेट द ट्रेनिंग, आपका कोई एक्चुअली वहाँ पर एग्ज़िट एग्ज़ाम मैंडेटरी है ही नहीं। वहाँ पे बोर्ड सर्टिफ़िकेशन के लिए आपको इम्तिहान देना होता है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी। आप उसके बगैर भी आप वहाँ पे एज़ अ कंसल्टेंट काम शुरू कर देते हैं। दे दैट्स अमेरिकन सिस्टम, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और इनका बात पूछते हैं। किसी भी मुल्क में जाने के लिए सिर्फ़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जहाँ पर आप लोग ईज़िली जा सकते हैं, वो इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है। कनाडा के अंदर भी बहुत मुश्किल है, वहाँ पर भी मेडिकल सिस्टम में एंटर होना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। बाकी पूरी दुनिया में सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन एट लीस्ट ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बाकी जितने भी मुल्क हैं, वहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी।
तो अगर किसी ने भी किसी मुल्क में ऐसे जाने के बारे में सोचना है, तो वो सोचने से पहले ये सोच ले कि भाई हमें तो उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो जर्मन कहाँ से सीखेंगे? और जर्मन भी उस लेवल की कि जर्मनी में आपको गाली देनी आ जाए। ये भी मैं आपको मजाकन बात कह रहा हूँ कि उस लेवल की आपको जर्मन आनी होगी कि आप प्रोफेशनल लेवल पे, आपकी बी पता नहीं कौन सा लेवल, B2 कौन सा लेवल होता है, तब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। यस, इफ यू आर जूनियर और आपको बचपन से ये बात पता लग गई कि मैंने जाना ही जर्मनी में फॉर एग्जांपल, तो आप बचपन से ही पढ़नी शुरू कर दे जर्मन। अगर किसी ने पक्का इरादा है ना कि मैंने जर्मनी जाना है, तो उसको पहले जर्मन या फ्रेंच या वट एवर जो भी उसने करना है ना, उसकी लैंग्वेज पहले से सीखनी शुरू कर दे। ठीक है? तो ये एक ये मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको एकदम से एमबीबीएस करने के बाद और हाउस जॉब करने के बाद आपको ख्याल आया कि ओ हो मैंने तो जर्मनी में जाना है, बर्लिन वॉल जाके देखनी है, तो वो उस वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप वही स्लोली स्लोली अगर आपको रख कर, अव्वल तो आपस की बात है, यूरोप बकवास है। यूरोप का कोई, इवन मैं आपको बताऊं कि याद रखें बात कि ये जितने भी मुल्क हैं यूरोप के, उनका अमेरिका से कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डॉक्टर्स की अर्निंग है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं यूरोप में। उसमें मतलब देयर इज नो कंपैरिजन इवन। तो आप लोगों को एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए अमेरिका की। हर कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन देखें, कोशिश तो करें ना। कोशिश किए बगैर ही आप हथियार डाल दें, मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन, तो दैट इज नॉट, दैट विल नॉट वर्क। ये इट्स रॉन्ग। ठीक है ना? अच्छा, फिर लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट। देखें, आप सब, हम लोगों को अल्लाह ने मर्द और औरत को एक डिफरेंट साख्त और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पैदा किया है। तो ये इससे ये नहीं मतलब है कि औरत कोई काम नहीं कर सकती। कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अल्लाह ने उसको शायद हो सकता है ज्यादा कैपेबिलिटी दी हो, लेकिन कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली हर लिहाज से उसके अंदर रिलेटिवली कम होती है। तो इसलिए वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ले लेती है। ठीक है? और वो बॉब डाउन कर सकती है। तो इसलिए याद रखें कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर, आपकी फैमिली, आपका शोहर, आपके बच्चे। ये करने के बाद आप जो मर्जी करें। अगर आपकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में मैं तो डॉक्टर हूं, अगर आपके दिमाग में बेटा ये बात आ गई ना, तो याद रखो सारी जिंदगी आप ख्वार होगी। उसकी वजह ये है कि आप एक औरत पहले हो, आप डॉक्टर बाद में हो। आप एक बीवी पहले होगी, आप एक माँ पहले होगी, फिर आप कुछ और होगी। तो ये कोई कहना कि नहीं जी उसको कोई ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, नो, इट्स नॉट ह्यूमिलिएशन। इट्स नॉट, इट्स जस्ट लाइक कि अल्लाह ने मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारी रखी है और औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखी। वो कुछ कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मर्द ये नहीं कर सकता। मर्द को हर सूरत उसको अर्न करना है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये एक छोटी सी समझने की चीज है बेटा। याद रखें खुदा के वास्ते, अपना घर ना खराब करना। क्योंकि माँ बाप आपके, आपके बहन भाई, आपके दोस्त आपको पंप मार मार के ना, मार मार डॉक्टर है जी डॉक्टर, मैंने डॉक्टरी इसलिए थोड़ी की थी। भाई खुदा के वास्ते ये नहीं करना। करो जो मर्जी करना है करो, मना नहीं है। याद रखो मना नहीं है। अपनी अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी को करके आप कुछ भी करो, मना नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं जी मैं तो डॉक्टर हूं तो इसलिए बाकी सारे लोग अटेंशन हो जाए, मैं आ रही हूँ, नो, ये दिस इज रॉन्ग। आपको इज्जत नहीं मिलेगी बेटा, कभी भी, याद रखो। इसलिए जब तक, हाँ, वहां जाओ, वहां जाके आपके लिए अपने हालात अच्छे होते हैं, करो। लेकिन अगर आपका शौहर आपसे इस बात पे, या आपका घर सफर कर रहा है, तो डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकंड। फर्स्ट प्रायोरिटी, ABC में ए पहले आता है, सी बाद में आता है बेटा। ये याद रखें, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। हो सकता है इससे कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन दिट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी सिर्फ डॉक्टरी के पीछे ना जाया कर देना। ये अपने जहन में रखो। इसलिए लड़कियों के लिए खास तौर पे है कि उनको तो वैसे ही ब्रॉड अपना रखना चाहिए। उनको तो, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है, वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। ठीक है? तो उनकी बहुत सारी चीजें उन पे डिपेंडेंट होंगी। हाँ, यस, अगर किसी का एप्टीट्यूड ऐसा है तो उसको अपने माँ बाप को बता देना चाहिए कि भाई मैं USMLE करना चाहती हूँ, तो आप कोशिश करें मेरे लिए रिश्ता ऐसा ढूंढे कि जो जो मेरे साथ उस चीज में चल सके। दिस इज फेयर एनफ। और यहाँ पर यही तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जहाँ पर हमें ना तो अपने राइट्स पता है, ना हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। जहाँ पे हमें अपने राइट लेना चाहिए वो राइट लेते नहीं है, और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करते। तो अगर इसके अंदर हमें बैलेंस आ जाए, और इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। प्लीज अपने लोगों अपनी ग्रूमिंग ऐसी ना करें कि जो तबाही की तरफ लेके जाए हमारा। मैं आई एम प्राउड कि हमें हमें ये बातें हमें घुट्टी में हमारी बिठाई जाती हैं, और इवन जो हमारा कल्चर है वो अभी भी हमें हमें इन बातों पे फोकस रखता है, चाहे जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए। याद रखो ये आपका असल है। ठीक है? ये कुछ अल्फाज हो गए। अब आ गए अगला स्टेज के जो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर किसी ने किसी छोटे शहर में सेटल होना है,
किसी का कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है कि वो किसी एक इलाके में जाके सेटल होना चाहता है, उसके फाइनेंशियली कुछ ऐसे उसके सपोर्ट हासिल है, कोई होते हैं कई लोग कि जिनके माँ-बाप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उनका एम है कि भई हमारा बच्चा हमारे शहर में आके रहे। कोई मसला नहीं, आप सिर्फ एमसीपीएस भी कर लें तो बहुत है। आपने उस शहर में जाना है और उस शहर के अंदर आपने जाके हाँ, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर आप जो-जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, वो आप सीखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर सीखें, वो मेरे से सब लोग आप राब्ते में रहें, मैं बताता रहूँगा। बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं कि जो आप कर सकते हैं, इवन अगर आपने सिंपल एमसीपीएस भी किया है, लेकिन वो उसके अंदर एक ख़ास कैटेगरी है। अगर किसी लड़की की शादी ऐसी जगह हो गई है कि उसका मियाँ मुल्क से बाहर नहीं जा सकता या उसको ऐसे नहीं है, तो उसके लिए एक छोटी डिग्री लेके उसको सेटल हो जाना भी बुरा लेकिन अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है और आप एमसीपीएस को छोड़ के एमसीपीएस कर रहे हैं, एफसीपीएस को छोड़ के ये सोच के कि जी जॉब मिल गई है। बहुत सारे लोग ऐसे मुँह उठा के एमसीपीएस शुरू कर देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। वो डीए कर लेते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर आप बगैर किसी सॉलिड रीज़न के, अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी है कि आप एफसीपीएस करें और आप डीए कर रहे हैं या एमसीपीएस कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये वो ज़िम्मेदारी है जो हमारे सुपरवाइज़र्स, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो नहीं अदा करते, बदकिस्मती से। उनको सिर्फ़ चाहिए खोते काम करने के लिए। और वो बदकिस्मती से उन्होंने सीटें पूरी करने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि ये एक 28 साल का बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, 26 साल का फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको कम से कम आप बताएँ तो सही, भाई कि खुदा के वास्ते अपने उससे पूछें, उससे कहें कि प्रूव करो कि तुम क्यों एमसीपीएस करना चाहते हो? अदरवाइज़ उसको सिलेक्ट ही ना करें वो। लेकिन नहीं होता, ये काम अगर हम लोग कर लें, तो हम लोग यहाँ पे इस हालत में होते। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, कोई अगर औरत है, वो 2 साल के लिए घर से निकल रही है और उसको पता है कि मैंने काम करना है, उसकी 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 फै उसके हस्बैंड को उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आजकल तो फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि एक तनख्वाह में नहीं गुज़ारा हो सकता। तो अगर आपको है तो आप सोचें। फिर भी अगर आप फैमिली को और सारे झगड़े करके और सारे चैलेंजेस करके आप लोग आ रहे हैं और 2 साल के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो फ़ायदा क्या है मुझे बताएँ? क्योंकि एक्चुअली आने वाले दौर में एमसीपीएस की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि एफसीपीएस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली एमसीपीएस की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? इसलिए जो कर सकता है, उसको खुदा के वास्ते यंग एज में अगर कोई एमसीपीएस करता है ना, मेरा बस चले ना, मैं एक डंडा रखूँ और सबकी पिटाई करूँ। जो यंग एज में एमसीपीएस कर रहा है, उसको वो ज़ुल्म कर रहा है और मैं ये बात किसको कोट करूँगा? मैं एक लेजेंड ऑफ एनेस्थीसिया को कोट करूँगा, जिसके नाम से अभी भी लाहौर के अंदर कॉल एसोसिएट्स के नाम से एनेस्थीसिया की एक सिस्टम है। वो बंदा उस वक़्त आज से 30 साल पहले जब एफसीपीएस तो छोड़ो, एमसीपीएस तो छोड़ो, डीए भी कोई नहीं होता था, डिप्लोमा होल्डर भी कोई नहीं होता था। उस ज़माने में उसने अपने आप को सिर्फ़ एफसीपीएस के लिए रजिस्टर किया था और वो एमसीपीएस के लिए उसने अपने आप को सुपरवाइज़र के तौर पे रजिस्टर ही नहीं किया था क्योंकि वो कहता था, सारों को एफसीपीएस करना चाहिए। मैं उस बंदे को सैल्यूट करता हूँ, उसकी अप्रोच को, उसकी उसकी सोच को, क्योंकि ये सोच आज नहीं है। जो भी हमारे मुल्क में इतनी तबाही हो रही है कि मैं आपको बताना शुरू करूँ तो आप हैरान परेशान हो जाएँगे कि हमारे अपने लोग हमारे साथ क्या कैसे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हो रहा है अनफॉर्च्यूनेटली। अब आप लोग डरे नहीं, आप लोगों ने इसी सिस्टम की को ठीक करना है। और वो सिस्टम को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं कि जब आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप किसी की बातों में ना आएँ। किसी की बात मेरी बातों से शुरू करें। खुदा के वास्ते किसी बात को ब्लाइंडली ना फ़ॉलो करें। यही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं सीनियर्स ने कहा है सर, हमने तो सीनियर्स से पूछा था, तो सीनियर्स ने जो कहा हम वो कर रहे हैं। नो, हू इज़ सीनियर? नोबडी इज़ सीनियर। आप माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं, थोड़े अरसे के बाद आप सीनियर कोलीग और जूनियर कोलीग हैं। यू आर नॉट कोई कोई माँ-बाप नहीं है, बल्कि एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सर और मैम का कल्चर खत्म करें। देयर इज़ नथिंग लाइक सर और मैम। डॉक्टर अहमद, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर फरवा, डॉक्टर अब्दुल्ला, इस तरह करके बात किया करें। ये सर, मैडम क्या होता है? थोड़े अरसे के बाद आप सिर्फ़ ये कहेंगे कि ही इज़ माय सीनियर कोलीग, ही इज़ माय जूनियर कोलीग। ये सीनियर यहीं पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोग वहाँ पर आके उस बंदे की गलत, सही, उसकी हर बात को ब्लाइंडली फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं विदाउट यूजिंग योर ओन ब्रेन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हुआ है शायद। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, ठीक है, बस थोड़ा-सा और जी सर, बिल्कुल। जी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको किसी की भी देखो, इंटरनेट अब आप लोगों का दोस्त है। आप किसी पर भी भरोसा ना करें, जब तक आपको उसकी चीज़ की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ना मिले। जब तक आपको उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ना मिले, डोंट ट्रस्ट एनीवन और आपको मिल जाएँगी। यकीन कीजिए, आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो आपको इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप वहाँ जाए बगैर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये कहे कि यूएसएमएलई में किसी को मैच नहीं मिल रहा, तो आप याद रखें बात कि यूएसएमएलई में मैच ना मिलने की कोई एक रीज़न नहीं होती। इंटरव्यूज़ होते हैं, स्कोर्स होते हैं, आपका पूरा मेडिकल कॉलेज का प्रोफाइल होता है, आपकी कोई सप्ली बीच में ना आई हो, समथिंग लाइक दैट। उन सारों का अपना-अपनी वेटेज है। अब सारों ये नहीं है, वो कोई जो सिलेक्ट नहीं होता, वो आपको कभी ये नहीं बताता कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो आप उन लोगों को ना देखें जो नहीं सिलेक्ट हुए, खुदा के वास्ते उन लोगों को देखें जो सिलेक्ट हुए। वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो लूज़र्स हैं ना, उनमें से बहुत थोड़े लोगों की इतनी ज़रूरत होगी कि वो आपको सही बात बताएँ। वो सही बात नहीं बताएँगे। वो अक्सर कह देंगे कि जिस तरह वो हमारे एग्ज़ाम में कोई फ़ेल होके आता है, मुझे फलाना एग्ज़ामिनर ने फ़ेल कर दिया। भाई फलाना कोई एग्ज़ामिनर फ़ेल नहीं करता। मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं तो कभी किसी एग्ज़ामिनर को ये नहीं कह सकता कि किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो उसने मुझे फ़ेल कर दिया। मैं एफसीपीएस के एग्ज़ाम में बार-बार अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल हुआ हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जब डिज़र्व करता था फ़ेल होना तो मैं फ़ेल हुआ। जब मैं पास होने का डिज़र्व करता तो मैं पास हो गया। ठीक है? ये एक बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है? अच्छा, ये अभी किसी ने ये बात की है देखें इस्तिखारा आप मेरे से इस वक़्त इस्तिखारा कर रहे हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है किसी से खैर माँगना, ठीक है? तो क्योंकि हमारे साथ कुछ मल्टी रिलिजन के हैं तो मैं आपको इस्तिखारा इज़ जस्ट लाइक इस्तिआर मतलब माँगने का होता है और खैर मतलब खैर। तो खैर इज़ एनीथिंग गुड इज़ खैर, ठीक है ना? तो आप खैर इस्तिखारा का जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने अल्लाह से ये दुआ माँग रहे हैं कि अल्लाह तू इल्म में भी कामिल है, तू ताकत में भी कामिल है। ये इस्तिखारा की दुआ का तर्जुमा है। आप हिंदू मज़हब से हैं, आप क्रिश्चियन मज़हब से हैं, आप उ उसी चीज़ को फ़ोकस करके आप यही दुआ माँग सकते हैं, ठीक है? आप क्राइस्ट कह लें, आप व्हाटएवर जो आप रिलिजन फ़ॉलो कर रहे हैं, आप उनका नाम लेके कह सकते हैं। तो मकसद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भई गॉड तेरे पास ताकत भी कामिल है, तेरे पास इल्म भी कामिल है। तो तुम मुझे जो मेरी इल्म भी मेरा नाक़िस है और का ताकत भी मेरी नाक़िस है। तो जो काम मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत के लिए खैर है, उस तरफ मेरा रास्ता आसान कर दे। ठीक है? और वो चीज़ कि मेरे लिए जो दुनिया और आखिरत के लिए शर है, मुझे उससे दूर कर दे। ठीक है? ये है इस्तिखारा का कॉन्सेप्ट। तो इस्तिखारा कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, आप मशवरा कर लें, चीज़ें करें, लेकिन याद रखें किसी को ब्लाइंड फ़ॉलो ना करें। खुद अपने डिसीज़न मेकिंग करें। अच्छे-बुरे के आप खुद ज़िम्मेदार होने चाहिए। आपको ज ज बहुत सारे अब आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आजकल पाकिस्तान में एमएसएमडी प्रोग्राम हो रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली बगैर सोचे-समझे लोग कर रहे हैं। ये हमारे थैंक्स टू शरीफ फैमिली जिन्होंने ये एमएसएमडी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया था और उसका कोई इंटरनेशनल कोई रिकॉग्निशन नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर वो लोग 5 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, एफसीपीएस की 4 साल की ट्रेनिंग है मुख्तलिफ चीज़ों की और उनको वो स्टेटस नहीं मिल रहा कि जो उनका ड्यू है। ये एक अलग ठीक है, तो वो वजह क्या है? उनका कसूर ये है कि उन्होंने बगैर सोचे-समझे उसको फ़ॉलो कर लिया। तो आप लोगों ने जो भी करना है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? ये जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है कैनेडियन सिस्टम के बारे में, तो बेटा कैनेडियन सिस्टम में एंटर होना बहुत मुश्किल है। आपको मेरी अपनी बहन रहती है कनाडा में और मेरा बहनोई मज़ाक उड़ाता है कि टोरंटो में जितने टैक्सी चला रहे हैं, वो डॉक्टर्स चला रहे हैं। मैं कम से कम 2-3 अपनी कोलीग्स को जानता हूँ, जिनमें से एक ने एफसीपीएस किया हुआ था और वो वहाँ जाके एको का कोई कोर्स कर रही हैं। एक ने एफसीपीएस दरमियान में छोड़ दिया था, वो वहाँ पर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई हैं। एक और हैं, वो वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं। तो ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं और वो वहाँ पर जाकर देखें, याद रखें बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो योर फेथ एंड यू हैव टू फॉलो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? आपकी पहली प्रायोरिटी आपका घर है। आपने पहले अपनी घर हाँ, बंदों के लिए सिस्टम डिफरेंट है। हम उनको उनको ही हैज़ टू टेक द लीड, ठीक है? और बहुत सारी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ। बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स आ जाती हैं सऊदी अरब। अब उनको तो जॉब मिल जाती है, उनके हस्बैंड यहाँ पे आके सारे इंजीनियर होते हैं वो। वो सारे इंजीनियर होते हैं और वो जॉब कोई नहीं कर रहे होते। तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक शौहर अगर घर बैठा होगा ना, तो उससे ज़्यादा बुरी सास, उससे ज़्यादा बुरी नंद, वो एक आपके लिए एक टेरिबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते जब तक आपके हस्बैंड को जॉब नहीं मिलती, तब तक आपने नहीं आना। याद रखें, ये एक प्रायोरिटी रखें जो लेडी डॉक्टर्स हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनके शौहर होना चाहिए। उसके बगैर वो कोई काम करेंगी हाँ, म्यूचुअल कंसेंट से कुछ हो जाता है कंसेंसस से तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बगैर सोचे-समझे ये काम कर रही हैं, तो अल्टीमेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एमआरसीएम, एमआरसीओजी, एमआरसीपी अलग से बेटा ये कुछ भी नहीं है। नथिंग, नथिंग ये अगले आप इस बात से मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ कि किसी भी दुनिया में आपको रजिस्टर होने के लिए वहाँ पर मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। पाकिस्तान में जैसे पीएमडीसी है, इंग्लैंड के अंदर जनरल मेडिकल काउंसिल है जिसको जीएमसी कहा जाता है, आयरलैंड के अंदर आयरिश मेडिकल काउंसिल है, अमेरिका के अंदर ईसीएफएमजी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है और इस तरह हर मुल्क की अपनी-अपनी मेडिकल काउंसिल होती है। ठीक है? पहला स्टेप होता है वहाँ की रजिस्ट्रेशन।
वहाँ की रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक बहुत अच्छा काम होने लगा था लेकिन उसको रोक दिया गया, जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम था, जो कि तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे मैंडेटरी होता कि वो एनएलई करें। यूएस के अंदर, यूएस का भी जो ग्रेजुएट है उसको भी यूएसएमएलई करना पड़ता है। जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है। तो जो आपको पहला स्टेप होना होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन चाहे जिससे मर्जी हो, तो सबसे आसान रूट जो है, ये क्वेश्चन अभी मैं बोलने ही लगा था, ये नुमान साहब ने क्वेश्चन पूछ लिया। प्लैब और एमआरसीपी में आसान एग्जाम है प्लैब है। स्पेशली जो बंदा जूनियर लेवल पे है, जो अभी एमबीबीएस से पास हो रहा है, उसके लिए प्लैब ज्यादा आसान है। यस, अगर किसी ने एफसीपीएस किया हुआ है और अब उसके एफसीपीएस मेडिसिन किया हुआ है और उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो वो एमआरसीपी के बारे में सोच सकता है। अदरवाइज याद रखें बात कि ये एग्जाम के पार्ट 1 पास करने आसान होते हैं। इनकी फाइनल जो पार्ट होता है ना, वो बहुत मुश्किल से पास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पास कर सकते, लेकिन फायदा कोई नहीं है। आप क्यों आसान, ये इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। आपके सामने एक ट्रेन जा रही है ऑटोमेटिक, अभी आप उससे दूर हैं, उसका दरवाजा बंद होने लगा, तो आपने रिजवान मोहम्मद रिजवान की तरह डाइव मारी और आपने अपना जो स्टिक है ना, वो आपने उसके डोर में फंसा दी। अब डोर में फंस गई और अब वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो आपने स्टिक वहीं पे रखी, स्टिक रख के आपने ना अपना सामान खींचा, सामान खींच के आप किसी तरह एंटर हो गए अंदर, एंटर हो गए अंदर। और अब आपने वहां पे जाके क्या किया, अभी आपको बैठने की जगह नहीं मिली, अभी आप वहां खड़े हुए हैं साइड पे पकड़ के। ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 स्टॉप खाली होंगे, तो आपको बैठने का भी मौका मिल जाएगा। तो दैट इज द वे टू यू गो टू यूके आयरलैंड। वहां पे इस तरह नहीं होगा कि आपने एमआरसीएम कर लिया है या एमआरसीपी कर लिया है तो बोरिस जॉनसन आपको रिसीव करने के लिए आएगा। ठीक है। या वो रिची साहब आपको रिसीव करने आएंगे। नो, ये वहां का सिस्टम ये कहता है कि आपने ठीक है एग्जाम पास कर लिए, ओके नाउ गेट ट्रेन्ड। तो ट्रेनिंग के बगैर यूजलेस, ट्रेनिंग के बगैर जितने भी एग्जाम्स हैं वो यूजलेस हैं। मैं रियाद में होता हूँ, ये किसी ने सवाल पूछा, इन विच सिटी यू आर वर्किंग, आई एम वर्किंग इन रियाद। ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ये मैंने दरमियान में मैंने पहले बात बताई थी कि ये तमाम जो एग्जाम्स हैं, ये विदाउट ट्रेनिंग जो एग्जाम्स हैं उनका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है, सिर्फ +1। आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको एक एज मिल रहा है, या आप लैब की एग्जामेशन मिल जाएगी। अगर किसी ने इतना वो है वेल ट्रेन, वो एमआरसीपी पास कर लेता है या एमआरसीएम पास कर लेता है, वट एवर जो जो उसकी। अच्छा, उसका भी तरीका क्या है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। आपको जीएमसी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जिनके जरिए आपको प्लैब की एग्जामेशन मिलेगी। वो भी सुनी सुनाई बात पे ना चले, वहां पे आपको हर चीज लिखी हुई मिलेगी। ठीक है ना। वहां पे आपको जो है वो मिलेगा कि किन किन क्वालिफिकेशन से मिल सकता है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान की कोई डिग्री नहीं है अब। सिर्फ आयरलैंड के लिए अब एक हमारी डिग्री रह गई है, वो है एफसीपीएस एनेस्थीसिया, दैट्स इट। उसके अलावा जो आप लोगों को जो आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन मिल रही है, वो मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस जॉब आफ्टर 2008 एंड डूइंग हाउस जॉब इन देयर पैटर्न, 3 3 मंथ्स पैटर्न। 3 मंथ्स मेडिसिन, 3 मंथ्स मेडिसिन अलाइड, 3 मंथ्स सर्जरी, 3 मंथ्स सर्जरी अलाइड। उस पैटर्न पे की बेस पे जिसने काम किया है उसको आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। लेकिन आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इतनी इतनी सैचुरेशन हो जाएगी कि आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मैं फातिमा, मैं प्रिंस सुल्तान मिलिट्री मेडिकल सिटी में काम करता हूँ, ये रियाद के अंदर है। मैं वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एनेस्थीसिया। पोलैंड के बारे में पूछा है। देखिए पोलैंड जो है ना, या इस तरह के जितने भी मुल्क हैं, उनके अंदर आपको वहाँ की लैंग्वेज करनी पड़ेगी। उसके बाद का कोई चांस होगा, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा हमें सोर्स नहीं मिलता। जितने भी लोग हैं, जो अक्सर लोग रहते हैं जो वहां पे सेटल है, उनके बच्चों ने डॉक्टरी कर ली फॉर एग्जांपल, अब उनको लैंग्वेज आती है। अक्सर लोग वो वहां पर नहीं एमबीबीएस करते, वो एमबीबीएस करने पाकिस्तान आए हुए होते हैं, या वो अगर मिसाल के तौर पे वहां पर ही एमबीबीएस कर रहे हैं, तब तो मसला ही हल हल हो गया। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, देखिए अगर आप मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वही क्वेश्चन, आप बार बार आ रहा है वो क्वेश्चन, ये है कि देखिए एमआरसीईएम का अगर किसी ने पास कर लिया है, तो उसको वहां पर ट्रेनिंग मिलने की कोई गारंटी नहीं है कि उसको जरूर ट्रेनिंग मिल जाएगी। वो एक स्टेप है सिर्फ। ठीक है। वो एक सिर्फ स्टेप है, और उससे अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, और जो मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ वो पैगाम जो मेरा है वो आप लोगों से है। बहुत सारी बातों का मैंने आप लोगों को जवाब दिया है, और कुछ बातें अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि हमें, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम यूएसएमएलई करें, तो देखें एक तो बात ये है कि पढ़ाई करने में तो पैसे नहीं लगेंगे ना। तो पहली बात तो ये रिक्वेस्ट, जैसे मैंने जैसे बात जहाँ से स्टार्ट की थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आप अपने आप को इंटेग्रेटिव मेडिसिन की तरफ लेकर आएं, आप लोग पढ़ाई वैसे करें।
आप लोग सवाल पूछें, आप लोग डिस्कस करें, आपस में इंटीग्रेशन करें। जब आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी आती होगी तो आप लोगों के बहुत सारे मसले हल हो जाएँगे। ठीक है? ये बात हो गई। तैयारी आप शुरू करें, अल्लाह कोई इम्तिहान का भी सबब बना देगा। वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा है प्लान कि मैं अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम फंड रेज़िंग करें। इवन आप सब लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। जब इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया था ना, तो सारे लोगों ने इनकार कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता। लेकिन उसने जाके 10-10 रुपए भी लोगों से लिए हैं। मुझे याद है मैं उस वक़्त 12-13 साल का था 1992 में 1991 में मैंने जाके टिकट्स जाके बेची हैं 91 में मुझे याद है। मुझे टिकट्स स्कूल में मिली थी और हम लोग जाके अपनी मैं वा मेरे वालिद साहब वापडा में थे, तो हम वापडा की कॉलोनी में नॉक करके मैं 10-10 रुपए की या पता नहीं 5-5 रुपए की कितने की वो टिकट्स होती थी, वो जाके मैं बेचता था। तो मैं आप लो हम मैकेनिज़्म ये कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट इन स्टार्ट ऑफ इट। लेकिन हम ये मैकेनिज़्म कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से ये एक फीडबैक सॉरी एक सपोर्ट मिले और हम एक फंड रेज़िंग करें और उसके अंदर जो है वो हम ये करें कि जो है वो उसमें लाइक जो जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो उसको हम सपोर्ट करें और वो इस कमिटमेंट के साथ सपोर्ट करे कि भाई जब वो कर लेगा मुकम्मल तो वो पैसे वापस करेगा। ठीक है? एक ये प्लान है। दूसरा प्लान ये है कि हम थोड़े-थोड़े पैसे, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे तमाम मेडिकल स्टूडेंट से मैं कहूँ कि भाई वो 100-100 रुपए जमा करें। और वो 100-100 रुपए जमा करके एक पूल बना लें और हम उसमें वो डाल दें। कुछ लोग 100 रुपए अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो हम एक पूल बना दें और उसके अंदर जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हों, उनको हम प्रायोरिटी पे रख के उनकी हम फ़ीस को स्पॉन्सर करें और एक दफ़ा ये साइकिल चल पड़े, तो ये फिर चलती रहेगी। लेकिन नो डाउट देखें, ये मैं अभी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये मेरे दिमाग में सिर्फ़ अभी एक आइडिया आया है। उसमें मुझे बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मुझे हर लेवल से जितनी भी जो चीज़ मिलेगी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। उसमें हम किस तरह करेंगे कि जो लोग कोई एनजीओ चला रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है या कोई ऐसा सिलसिला अभी मैंने कोई फाइनलाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। आई मीन जस्ट एक ब्लाइंड, ये तो एक सिर्फ़ सोच, एक पॉज़िटिव सोच मेरे दिल में आई है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो भी कोई ना कोई सबब बन जाएगा। ये कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाएगा कि आप लोगों की फ़ीस का भी इंतज़ाम हो जाएगा। पहले आप पढ़ाई तो करें ना। पढ़ाई किए बगैर आप छोड़ के बैठ जाएँ कि नहीं जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं तो यूएसएमएल ही कर ही नहीं सकता, तो पढ़ने में तो आपको पैसे कोई नहीं माँग रहा ना। जब आप पहले पढ़ाई नहीं करेंगे और आप छोड़ देंगे कि नहीं है, तो फिर एक अलग कहानी है। समझ आई? और एक याद रखें कि मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ कि यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी एफसीपीएस पार्ट 1 की तरह है। तो जो बंदा स्टेप 1 की तैयारी करे, उसका कभी पार्ट 1 फेल नहीं होता। उसके लिए मैं जुमला बोलूँगा, आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। व्हाई? क्योंकि जो रैबिट होता है वो गाजरें खाता है। गाजरों में होती है विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए कोई भी रैबिट को मैंने आईज़ डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हुए देखा। तो आई विल चेंज द स्टेटमेंट, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल स्टेप 1 फेलिंग इन एफसीपीएस पार्ट 1। आई रिपीट, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल स्टेप 1 फेलिंग इन एफसीपीएस पार्ट 1। ये 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 है। जो स्टेप 2 की तैयारी है वो प्लैब की तरह है। स्टेप 2 प्लैब की तैयारी एक जैसी है। अच्छा देखें, ये अभी जिन्होंने मैसेज किया है ग्रुप के बारे में, तो देखें ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है? ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है और जो मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स के नाम से हमारा ग्रुप है और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी भी ऑन बोर्ड हैं। ये मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट प्लीज़, क्या हो रहा है? जी। ओह! जस्ट अ सेकंड, ये अभी मैं अभी आपको 1 मिनट, ये क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं थी, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो वो ग्रुप बहुत हैं, आप सब लोगों को मैंने अभी नंबर भी लिख दिया है, आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं और आप लोग किसी भी वक़्त मेरे से राब्ता कर सकते हैं। जो मेरा मकसद है देखें आप वो समझें। अब पहली तो बात ये है कि अब हम क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, मैं अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि एक तो बात ये है कि हमने अभी तक की गुफ्तगू की समरी क्या है। नंबर 1 ट्रस्ट योरसेल्फ। नंबर 2 मेक योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर। नंबर 3 आप मैं ते गरीब मैं ते मिस्कीन वाली मेंटालिटी से बाहर आ जाएँ। ठीक है? आप लोग अपने अपने आप को सोचें कम से कम बेस्ट। ठीक है? आप रुखसाना प्लीज़ आप फ़ेवर करें कि वो पूरे का पूरा मैसेज अगर यहाँ पे कर दें क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी को भी आप जॉइन कर सकते हैं। वो आहिस्ता क्योंकि देखिए मैं आई एम अलोन एट द मोमेंट। आई एम अ वन मैन शो। ये कौन से ग्रुप का आपने शेयर किया लिंक?
ये आपने मेक डिपिंग बर्ड्स का किया है? हाँ, वेरी गुड। ये मतलब लाइक ये कि वही ग्रुप है ये, ठीक है? ये अभी असल में ये एक प्रिलिमिनरी फ़ेज़ में है। अभी देखें, अभी मैं आप लोगों से जो चीज़ चाहता हूँ वो आप लोग आई विश कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो है वो दूसरों तक पैगाम पहुँचाएँ। देखिए जितने ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड होंगे ना, अगर मिसाल के तौर पे जो इस वक़्त जो भी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट सुन रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेक श्योर कि वो अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेक श्योर करे कि वो हमारे साथ हों, जमा हों। और हमारा देखें फिर वही वाली बात है, ना तो मैं पाकिस्तान में हूँ, ना मेरा कोई पाकिस्तान से कोई इस तरह से कोई इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ पे आके कोई पोज़ीशन ले लूँ या मुझे तस्वीरें खिंचवा के फ़ेसबुक पे लगानी हो। क्योंकि मैं आई एम टोटली सिक ऑफ दिस मेंटालिटी। हम लोग आज इस शो ऑफ की वजह से यहाँ पर हैं। क्योंकि हमारे जो अनफॉर्च्यूनेटली जो हमारे मेजॉरिटी वो लोग के जिनके पास जिनकी ये ज़िम्मेदारी है ना, अगर वो ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो मुझे बात करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे या उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ जॉइन माय हैंड्स। हम लोग मिलके इंशाल्लाह लोगों की हेल्प करते हैं। और उसके लिए आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कतरा-कतरा मिलके दरिया बनता है, ठीक है? कतरा-कतरा मिलके दरिया बनता है। रिसर्च के बारे में मैडम डॉक्टर अफ़शा खटक, शी इज़ द राइट पर्सन। मैं इस मामले में बहुत वीक हूँ। ठीक है? और जो मतलब यानी कि ओवरऑल जो अभी तक हम लोगों ने गुफ्तगू की है, उन उसके अंदर पढ़ाई की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया है, प्रायोरिटीज़ सेट करने का बताया है, लोगों को खुदा के वास्ते लोगों को ब्लाइंड फॉलो ना करें, सुनी-सुनाई बात पे ना यकीन करें। कोई भी बंदा आपको बता रहा है, आप उसको कहें कि कै सर आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, क क्या क्या आप मुझे उसका सोर्स बता सकते हैं सर? सर प्लीज़ आप मुझे बता दें। ना शर्माएँ, वो आपको डंडा थोड़ी मारेगा। और जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो जिस पे आप मौजूद हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस कुछ-कुछ आ रहे हैं बीच में, एमआरसी की बेस पे कोई जॉब नहीं मिलेगी। एमआरसीपी इज़ नथिंग बेटा, ट्रेनिंग के बगैर इट्स नथिंग। ट्रेनिंग के बगैर इसमें मैक्सिमम आपको रजिस्ट्रार पोज़ीशन मिल जाएगी, वो भी आफ्टर 2 इयर्स, और वो भी अगर आपकी 10 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है तो। अदरवाइज़ आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो आप लोग ये बात समझने की कोशिश करें कि एमआरसीपी, ईसीएम, एमआरसीजीपी, एमआरसीओजी, ये जितने भी एबीसीडीएफजी की डिग्रियाँ हैं ना, मैंने एफसीआई किया हुआ है, मैंने वो फेलो कॉलेज ऑफ एनेस्थेटिस्ट आयरलैंड है, जस्ट लाइक एफआरसीएस। लेकिन मैं सऊदी अरब में कंसल्टेंट एफसीपीएस की बेस पे हूँ, क्योंकि एफसीपीएस अच्छे वक़्तों में रिकॉग्नाइज़्ड हुआ हुआ है यहाँ पे। लेकिन सऊदी अरब के अलावा किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते। तो मैं आप लोगों को कभी ऐसा रास्ता चुनने को नहीं कहूँगा कि आप सारी ज़िंदगी का एक कंसल्टेंट की जूतियाँ सीधी करते रहें। नो, मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं दूँगा कि वो गल्फ़ में आने की कोशिश करे। क्योंकि गल्फ़ में कोई फ्यूचर नहीं है आप लोगों का बगैर वो मज़ाकन कहते हैं मुल्ल बढ़ाओ, ठीक है? मुल्ल लवाओ, अपने बु मुल्ल बढ़ाओ। अपने आप को इतना प्रेशियस बनाएँ कि पूरी दुनिया की जॉब्स, पूरी दुनिया की सिस्टम आपकी जूती की नोक पे हो। और आप लोग ये कर सकते हैं, और इसमें कोई किब्र नहीं है, याद रखें, ये कोई गुरूर नहीं, मैं आपको बात कह रहा। आपको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि यू शुड ट्राई फॉर द बेस्ट। अगर आपको बेस्ट नहीं मिलता तो उससे निचली चीज़ तो आपके लिए अवेलेबल होगी ना। अगर आपने अपने आप को वैसे ही निचले लेवल पे ले आए, वो इमरान खान ये मौलाना रूमी का कोट करता है कि जब तुम्हें अल्लाह ने पर दिए हैं, तो तुम चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो? ठीक है? अगर तुम्हें अल्लाह ने पर दिए हैं, तो तुम चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो? ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को ये गुज़ारिश करूँगा, आप लोग पर भरोसा करें, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई हैव गिवन अ करियर ब्रेक फॉर माय डॉटर। येस, कुडन्ट गो फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नाउ, दैट्स देखो, आप एमआरसीपी कर लो अगर आपके पास टाइम है, लेकिन एमआरसीपी करने का आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आप फँस जाओगी पेसेस में जाके। पेसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। पेसिस एग्जाम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाउ कैन a फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टार्ट रिसर्च? बेटा अभी आप अपनी अपनी बाकी चीज़ों को बेसिस को कवर करो, ठीक है? रिसर्च बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैडम जो है ना अफशा, वो आपकी ज़्यादा बेहतर तौर पे हेल्प कर सकती हैं। लेकिन जो बॉटम जो मैसेज है ना वो ये है कि इस टाइम पर सारे एक वक्त में सारे काम नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप लोग वो काम कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, ठीक है? जो आपके हाथ में है, वो है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन को अपने साथ रखें। ये फिज़ियोलॉजी के साथ फार्माकोलॉजी और फिज़ियोलॉजी के साथ एनाटॉमी को कोरिलेट करें। जब आप वो कोरिलेट करके चीज़ें करेंगे तो वो आपका इस वक़्त होना चाहिए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपने अपनी अलाइनमेंट करनी है, आपने अपना पढ़ने का तरीका बनाना है। और एक और बात, रीड फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज़ से उस टॉपिक को पढ़ के एक जगह पे नोट करें। ये जो तरीका है ना कि एक फलाना ने बता दिया बीडी चौरासिया, या किसी ने आरजे रास बता दी, तो किसी ने ग्रेस बता दी, तो किसी ने स्नेल बता दी, तो नहीं,
आपको उस टॉपिक में देखें कि उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, उनके आप ऑडियो नोट्स बनाएँ। रिटन नोट्स को भी मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा आसान ऑडियो नोट है आज के दौर में। आप अपने छोटे-छोटे ऑडियो ऑडियो नोट्स बनाएँ, उस पे हेडिंग दे दें, अपने मोबाइल में सेव करें, गूगल ड्राइव का लिंक बना के उसमें डाल दें। ठीक है बेटा? अच्छा उसके बाद ये जो पोलैंड है ना भाई, पोलैंड याद रखो, पोलैंड वोलैंड जो इस तरह के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बेटा, वहाँ पर अव्वल तो लैंग्वेज के बगैर, और वो भी जो स्पेशलिस्ट लैंग्वेज के बगैर डॉक्टर हिस्ट्री नहीं लेगा, तो वो क्या इशारों में आप उससे हिस्ट्री लोगे? जब तक मैंने आपको कहा ना कि जब तक आपको पॉलिश ज़बान में गालियाँ देनी नहीं आएँगी ना, तब तक आप पोलैंड में काम नहीं कर सकते। ठीक है? इफ समवन कैन नॉट गो फॉर एमएलई, शुड वन गो फॉर प्लैब? तो बेटा बात ये है मुस्फिरा, आप बात याद रखोगे, जो यूके है ना, वो वहाँ पर तन पैसे नहीं है उतने। ठीक है? अगर इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग अमेरिका पहुँच जाएँगे, लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर करें। ठीक है? व्हाट आर द गुड ऑप्शंस? अ, ओके। व्हाट आर गुड ऑप्शन फॉर मूविंग अब्रॉड आफ्टर एफसीपीएस? बेटा एफसीपीएस के बाद आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप जो है वो ये स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी वेरी करता है, लेकिन एक रास्ता जो लोगों को पता ही नहीं है, वो यूएसएमएलई का है, कि आप एफसीपीएस करके यूएसएमएलई करके आप वहाँ पर फेलोशिप प्रोग्राम में जा सकते हैं डायरेक्टली यूएस में। ठीक है? ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, अगेन मसला सिर्फ ये है कि देखो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की कम है। ठीक है? तो वहाँ पर उतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है ना? तो पॉपुलेशन का एक बहुत, अब लोग बहरीन के बारे में पूछते हैं, कतर के बारे में पूछते हैं। ये आप अब बहरीन वाला बंदा इसको करेगा, शुरू होने से पहले बहरीन खत्म हो जाएगा। आप एक दिन में पूरा बहरीन का चक्कर लगा के आ सकते हैं, इतना छोटा सा वो मुल्क है। कतर भी ऐसा ही है। अब उसमें कितनी पॉपुलेशन है, वहां पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे कितने लोगों को बुलाएंगे भाई? यही चक्कर है ना, लोगों को ये नहीं समझ आती बात। ठीक है ना? एमआरसीपी और यूएसएमएलई, एमआरसीपी और यूएसएमएलई का कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा, यूएसएमएलई इज द बेस्ट। ठीक है? 40 माइल्स की ड्राइव है सर, यस, सिया हयात ने ये कंफर्म कर दी है बात। ठीक है? उसने 1 घंटा, मैंने तो चलो 1 घंटा कह दिया है, आपने 45 मिनट्स कर दिया। ठीक है? अच्छा देखो, एमआरसीपी इज अ डिफरेंट एग्जाम। एमआरसीपी इज अ स्पेशलिटी एग्जाम, मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम। और फिर वही वाली बात है, यूएसएमएलई करके तो आप वहां पर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। एमआरसीपी का रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एमआरसीपी से आपको सिर्फ क्या एडवांटेज होगा, आपको जीएमसी की एग्जाम्शन हो, आपको प्लैब की एग्जाम्शन हो जाएगी। आप वहाँ पर प्लैब के बजाय आप वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। फिर वहाँ पे जाके आपको जॉब के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसका सिर्फ एमआरसीपी से ताल्लुक नहीं है बेटा। यूएसएमएलई अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसकी कोई वैलिडिटी का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है? ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है? आपका क्या कंसर्न है आयशा? अच्छा, अब अगर कोई वर्बली मेरे से सवाल पूछना चाहता है, तो यू आर वेलकम। anyone can contact me anytime. ठीक है? You can work as a consultant in Australia and New Zealand after completing CCT Caesar in UK, of course. लेकिन रियली थैंकफुल शर्जील, प्लीज अगर मैंने कोई बात मिस कोट कर दी है, तो प्लीज काइंडली करेक्ट मी। असल में चक्कर ये है कि सीसीटी सीजर तक पहुंचने के लिए भी तो इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। इसलिए प्लैब का में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है, वहां पर अर्निंग रिलेटिवली कम है, और वहां पर सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी तो स्पेशलिटी ऐसी है कि जो एनेस्थीसिया में बहुत थोड़े जो लोग हैं, पूरी दुनिया में अभी भी स्कोप मिल जाता है। जो मेडिसिन का बंदा है, उसके लिए सीसीटी लेना या करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं लोगों को एनकरेज यूएस के बारे में सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि यूएस नहीं होगा तो यूके तो है ही ना। अगर आप इनिशियली यूके में आ जाओ, और बहुत सारे लोगों को अब जॉब नहीं मिल रही, सीसीटी से बनता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग, और करेक्ट मी, सीजर से बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार या स्पेशलिटी रजिस्टर, समथिंग लाइक दैट। शर्जील भाई कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है? ये बात है। इफ एनीवन नीड हेल्प रिगार्डिंग यूएसएमएलई, आई कैन हेल्प यू। ओके, देखें यूएसएमएलई और अमेरिका का और जो इंग्लैंड के बारे में बात ये है कि ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन हमारा जो इस वक्त मकसद था वो ये है, मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ बात को, 1 घंटा हो गया है, कि देखो बेटा, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक तो ये कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा करें, पॉजिटिव रहें। ठीक है? और ट्राई फॉर द बेस्ट, और अपने आप को एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से आप अपने आप को ट्यून करें कि मैंने क्या करना है। अगर आप
यूएसएमएलई, और आपको पता है आगा खान के अंदर पढ़ाई इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। आप सब लोगों से मेरी गुज़ारिश है, आप लोग आगा खान के कोई स्टूडेंट से राब्ता करें, उनसे पूछें कि उनको क्या पढ़ाया जाता है। आगा खान के अंदर इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। आगा खान के अंदर जो है वो पढ़ाई को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है? तो अगर आप कैपलान की बुक्स पढ़ रहे हैं, या आप फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, या आप यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई आपके गन पॉइंट में आके आपको कहेगा कि भई इम्तिहान भी दो। या अगर आप यूएसएमएलई भी कर लेते हैं, तो कोई आपको गन पॉइंट पे थोड़ी यूएस लेके जाएगा भाई। आप छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। देखो, याद रखो बात के पैसे की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट, वो कभी ज़ाया नहीं होती। याद रखो, पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं होती। मैंने एक आज से 7 साल पहले एक डिप्लोमा किया था, जिसमें मेरे बहुत पैसे लगे थे, 40,000 रियाल दुबई में, ठीक है? और उस वो मैं बैठ के उस वक़्त सोच रहा था कि यार मुझे इसका क्या हासिल वसूल हुआ। अभी आज से 2 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में, मुझे जॉब मिल रही थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके पास एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है, आप उसकी ट्रांसलेशन, उसको वेरिफिकेशन करवा लें, तो हम आपकी सैलरी में 2000 रियाल का इजाफा कर देंगे। तो मैंने उसी वक्त अल्लाह की तरफ देखा और मैंने कहा, अल्लाह तेरी सुभान तेरी कुदरत। जो मैं लोगों को वो ये पैगाम देता हूँ, वो अल्लाह ने मेरी बात सच्ची साबित कर दी कि पढ़ाई की जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी ज़ाया नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बनिए बन के आप ये कहेंगे कि वो क्यों करें सर, मैंने तो पाकिस्तान में रहना है, या मैंने तो यूके जाना है, तो मैं यूएसएमएलई की क्यों तैयारी करूं। भाई, यूएसएमएलई करने का आपको कभी नुकसान नहीं होगा। यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करने का कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको दरमियान में लगता है आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी वक्त पार्टी बदल लें, कोई आपको गन पॉइंट पे थोड़ी कहेगा कि नहीं भाई ज़रूर आप इम्तिहान दें, ठीक है? तो पढ़ाई ज़रूर करें, पढ़ाई आप ज़रूर करें। वेरी गुड, इट्स अ गुड इन्फॉ देखें आज। अच्छा, मेरी आपसे गुज़ारिश है, तमाम वो लोग जिनको जिन जिन तक ये मेरा ये पैगाम जाए, आप लोगों को तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेना है, ठीक है? तो आप सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है। हम लोगों के बारे में इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा कोई और पर्पज़ नहीं है। हमारा और कोई पर्पज़ नहीं है। मेरा या मेरे साथ जो-जो मेरा हाथ इसमें जो एनीवन हू वांट्स टू जॉइन मी इन दिस कॉज़, मेरा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ़ अपने पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के रेज़िडेंट्स हैं, उनकी हेल्प करना है, ठीक है? उसको उसके लिए आप सब लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि जो-जो इस वक़्त जिस-जिस मेडिकल कॉलेज का मेरी ये बात सुन रहा है, वो मेक श्योर करे कि उस मेडिकल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे, हम इस मैसेज को ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। इवन हम लोग जो हैं वो जो है वो क्या उसको कहते हैं, फंड रेज़िंग में हमारे लिए हेल्प होगी। क्योंकि जब अगर ये हम सिस्टम चलाएँगे, तो आप यकीन करें कि हर मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से भी वो हिस्सा डाल सकता है उसमें। ठीक है? जी, ज़ीशान यू कैन और येस, शर्जील, एक्चुअली अनफॉर्च्यूनेटली मुझे कोई जॉइन नहीं करता। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने उतने बड़े ग्रुप से आपने मुझे जॉइन किया, नहीं तो मुझे बताएँ वो इतने बड़े-बड़े जो लोग हैं वो कौन जॉइन करता है? मैं कितनी दफ़ा लोगों को मैसेज भेजता हूँ, मुझे बताओ कितने लोग मुझे जॉइन करते हैं? ये तो आप तुम मुझे पर्सनली जानते हो, और जो लोग मुझे जानते हैं वो भी कभी भी नहीं आता। ठीक है ना? तो यू नो वेरी वेल। तो मैं तो एनेस्थीसिया के रेफरेंस से भी आई एम डूइंग वन मैन शो, और ये भी काम जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, वो भी आई एम डूइंग वन मैन शो। वो असल में चक्कर ये है कि वो हम सारा कुछ कर सकते हैं। मुझे मुझे अभी रिसेंटली एक हमारी एक डॉक्टर मिली है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था ऑन इक्विवेलेंस पाथवे, ठीक है ना? तो उसको पार्शियल इक्विवेलेंट करके उसके इंटरव्यूज़ दे रही है वो। तो अगर वो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पता नहीं 3 साल उसने वहाँ जाके काम करना है, और उसके बाद वो उसको समथिंग लाइक दैट। मुझे उस बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो हमें तो बिल्कुल मिल सकती है ये चीज़, ठीक है ना? तो एनीवेज़, आप सब लोगों के आने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल शर्जील, हम इस पे कम्युनिकेट करते हैं इंशाल्लाह। आप बिल्कुल, आप जब फ्री हो आप मुझे बताना, मैं तो हर वक़्त हाज़िर हूँ, ठीक है? मैं तो हाज़िर, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। तो हम इस पे बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मैं देखें मैं याद रखें, एक इंसान जो होता है ना, वो एक एंटिटी होता है। वो कल ही मैं एक कुरान की डिस्कशन कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके एक कान में अज़ान दी जाती है, एक कान में उसके इकामत दी जाती है। और जो नमाज़ जनाज़ा होती है ना, उसकी ना अज़ान होती है, ना इकामत होती है। तो जो अज़ान और इकामत के दरमियान में गैप होता है ना, वही हमारी ज़िंदगी का गैप है। तो किसी भी वक़्त किसी का भी नंबर आ सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है? लेकिन लेकिन बात ये है कि अ, इस मोहलत को हमने यूज़ कैसे करना है, दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है ना? कि हम इस मोहलत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, कल परसों मैं एक 120 इयर्स
जिसकी अम्मा को मैंने एनेस्थीसिया दिया था। और कभी छोटे-छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदाइश के बाद ही फ़ौत हो जाते हैं। तो ये है ज़िंदगी की हकीकत। तो वो एक 120 साल की अम्मा माशाल्लाह ज़िंदा है और एक छोटे-छोटे बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, ठीक है? तो ये मेरी गुज़ारिश ये है कि आप लोगों को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। द थिंग व्हिच इज़ द बेस्ट फॉर यू, इट विल कम टू यू। मेबी यू विल नीड टू टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा। लेकिन लेकिन जो है वो आप लोग किसी भी वक़्त, मेरा नंबर यहाँ पर सब लोग नोट कर लें। यू आर वेलकम एनी टाइम, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल कम बैक टू यू। जो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोगों ने फंड रेजिंग करनी है इंशाल्लाह। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑन बोर्ड हो, ठीक है? और जो बंदा जितना भी उसमें हिस्सा डालेगा, अल्टीमेटली उसी को ही फायदा होगा। इसको कैसे मैंने करना है, ये दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। या हम इसको कैसे करेंगे जिसमें फूल प्रूफ हो, लोगों को हमारे पर ट्रस्ट भी हो। और हम लोग नहीं चाहते भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे किसी कोई मुझे हो, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो ये काम खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इतने सारे लोग मिल जाएं कि जैसे इमरान खान ने शौकत खानम बनाया था ना, तो अब शौकत खानम को इमरान खान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो एक सेल्फ सफिशिएंट हो गया और वो चीज़ चल रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम लोग एक गरीब मुल्क को बिलोंग करते हैं। हम लोग अपने मुल्क का जब तक सबके बारे में नहीं सोचेंगे ना, हम नफसा नफसी के आलम में रहेंगे। तो यकीन करें, हमारा हालत जो इस वक्त हुआ है वो इसी वजह से। याद रखें बात ये, ठीक है? तो आई थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर हम दोबारा मिलेंगे। और जो है वो इस चीज़ को हम जारी रखेंगे इन वट एवर पॉसिबल वे, ठीक है? ये किधर चला गया भाई? जी। तो एनीवेज़, आप सब लोगों के आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोग जो है वो जो मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर का ग्रुप का लिंक भी अभी यहाँ पे किसी ने शेयर किया था जस्ट बिफोर वी लीव। आप सब लोग उस लिंक को कॉपी कर लें। मेरा नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आखिरी बात, नेवर नेवर फील डिसअपॉइंटेड। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जो है वो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलना है, ठीक है? आप इस मुल्क को नहीं बदल सकते, आप इस मुल्क के सिस्टम को नहीं बदल सकते, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच बदल लें ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके के लिए डिफरेंट हो जाएँगी, ठीक है? ये वही वाली बात है कि किसी को गिलास आधा गिलास भरा हुआ नज़र आएगा और किसी को आधा गिलास खाली नज़र आएगा, ठीक है? और फिर एक और बात, वो कहते हैं साडा हक इत्थे रख। अपने आस-पास लोगों से सवाल पूछें। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्या कर लेगा वो आपकी? एक दफ़ा बेइज़्ज़ती करेगा वो बंदा, अगर वो बहुत ही फ़ज़ूल आदमी है। वो एक दफ़ा बेइज़्ज़ती करेगा, 2 दफ़ा बेइज़्ज़ती करेगा। अगर आप उस चीज़ को चैलेंज करके, आप क्वेश्चन का बैकग्राउंड करके आपसे सवाल पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। याद रखें बात। और यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। हमारी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लेवल पे आप पहुँचते हैं, वहाँ पे कोई प्रोफ़ेसर्स हमारे नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं। वो अनटचेबल हैं। वो उनको कोई वो अपने आप को उन्होंने इतने हाई उस पे रखा हुआ है कि कोई रेज़िडेंट उनके साथ अप्रोच ही नहीं कर पाता। और वो समझ रहे हैं कि वो एसी कमरों में बैठ के और टाइयाँ लगा के और बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में खंखार के वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और जिस चीज़ को मैं बहुत तकलीफ़ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उसमें उनको बिगाड़ने वाले आप लोग हैं। अगर आप लोग अपने 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 उस चीज़ को, अपने हक को माँगेंगे ना, साडा हक इत्थे रख, आप ज़िम्मेदारी है आपकी। वो एक ड्रामा आता था बहुत अरसा पहले, वो कोई टीचर सवाल पूछता था, वो कहता है, "तू दस।" टीचर का आधा लगे। तो यही बात है, टीचर आपने अपने सुपरवाइजर से सवाल पूछने हैं। सुपरवाइजर ने आपको ओन किया है, सुपरवाइजर ने आपकी जिम्मेदारी ली है। वो जिम्मेदार है कि वो आपको ट्रेन करे। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। और मैं पता नहीं कितने फोरम्स पे इस बात पे लड़ाई करता हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो इसलिए मुझे शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे ना, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा बेहतर तौर पे लड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं किसी से भी बात करता हूँ, यार छोड़ो परे, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, अपने काम से काम रखो। तो याद रखें, अगर मैं अपने काम से काम रखता ना, तो इस वक़्त आप लोगों से ये बातें ना कर रहा होता। याद रखो बात। खुदा के वास्ते मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प यही आप कर सकते हैं कि आप इस सोच को आगे स्प्रेड करें। जी, ये किसी ने हैंड रेज़ किया है? जी, आदिल? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ीशान भाई, इट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट। मैं डॉक्टर आदिल हूँ। मैं जी, जी। जद्दा सऊदी अरब में असिस्टेंट कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ।
जी जी। सीपीएसपी वाले ग्रुप से मुझे आपका ये लिंक मिला था। बहरहाल बिल्कुल। बहुत अच्छी आप एफर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर दो सवाल आए थे जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं अपनी इनपुट देना, श्योर श्योर अगर श्योर। आप मुझे, बिल्कुल एक तो ये बिल्कुल। आया था कि जी फर्स्ट ईयर में जो रिसर्च करना चाहते हैं बिल्कुल करें और ज़रूर करें। टाइम के साथ साथ आप रिफाइन होते जाएंगे। शुरू में कोई बेसिक जर्नल आप पढ़ना शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और किसी न किसी एक सीनियर को जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ अटैच हो जाए। कोई भी माइंड नहीं करता। फ्री लेबर किसी को भी बुरी नहीं लगती यहाँ पे पाकिस्तान में, खास तौर पे आपको जो स्किल आता है आप वो करें। मैंने इसी तरीके से किया। मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट था, मेरे थर्ड ईयर रेजिडेंट अपने सिनॉप्सिस वगैरह लिख रहे थे। उनने एसपीएसएस और टाइपिंग में इशू था वर्ड में, मैंने उनके साथ हेल्प आउट किया, मैंने उनके सारे काम कर दिए। और अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। और अपने बाद अल्लाह के फजल से मैंने तकरीबन 6 या 7 साइन ऑप्शन फी सबीलिल्लाह मैंने किसी से कुछ चार्ज नहीं किया। जो कि लिखे लिखवाए असिस्ट कराए इतना कि मैंने खुद एफसीपीएस किया हुआ है, मगर मैंने एमएसएमडी वालों को भी हेल्प आउट किया इन देयर थीसिस राइटिंग, जो कि काफी डिफरेंट डिफिकल्ट और डिफरेंट होती है। ये एक एक बात थी। दूसरा, एक किसी ने सवाल पूछा था कि ईएनटी का क्या स्कोप है इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान। देखिए वो तो डिपेंड करता है क्या, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा स्कोप है और पाकिस्तान से बाहर भी। ये इस तरह की स्पेशलिटीज है जिसके अंदर ना बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर जाके भी आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आप सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोफिस्टिकेटेड उसकी जरूरत नहीं है गैजेटरी की। जिस तरह हम न्यूरो सर्जरी में हमें वो काफी सोफिस्टिकेटेड गैजेटरी चाहिए होती है, आई में माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, हर जगह पे बंदा नहीं कर सकता। मेरे क्लास फेलोज हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी स्टैब्लिश की ना ट्रेनिंग में 2010 का ग्रेजुएट। और माशाल्लाह मेरे जो क्लास फेलोज हैं 2013, यानी 3 इयर्स राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली थी इन ईएनटी। उन्होंने एमसीपीएस ईएनटी किया और फौरन से अपने अपने इलाके के अंदर वो लोग बैठ गए। माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड इन एरियाज ऑफ जेहलम, एरियाज ऑफ सरगोदा। और अब्रॉड भी ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हर जगह पे सेकेंडरी केयर लेवल के ऊपर, टर्शियरी केयर लेवल के ऊपर ईएनटी की स्पेशलिटी होती है। फिर बात यही है कि जितना स्पेशलाइज होते जाएंगे, जितना इवॉल्व होते जाएंगे, कोई वेस्टर्न डिग्रीज की ऑफ कोर्स कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। यानी एफसीपीएस को, अब मैं एफसीपीएस न्यूरो सर्जरी हूँ, मगर मुझे पता है कि मैं सऊदी में किसी भी मेजर सिटी के अंदर, जिस तरह जिशान भाई ने कहा, एज ए कंसल्टेंट मैं नहीं लग सकता। जिशान साहब तो बड़े अच्छे दिनों में आ गए और अच्छी इन्होंने पोस्ट में और अच्छे अस्पताल में। तो बहरहाल मेरी यही होगी कि उसी चीज के पीछे जाए जिसका आपको शौक है। ऑफ कोर्स गाइडेंस ले भी, और गाइडेंस सीख करने में या हेल्प सीख करने में किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी इंशाल्लाह ये वाला ग्रुप ज्वाइन करूंगा जो जिसका भी लिंक शेयर हुआ है। और इंशाल्लाह किसी भी किस्म की मुझसे भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो यूर मोस्ट वेलकम। जजाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई, इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि ईएनटी जो है ना, जो पाकिस्तान में ईएनटी है, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड है। बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये भी, मैं, आप यकीन करें, मुझे सऊदी अरब में आके आके पहली दफा पता लगा कि ईएनटी, जो नेक सर्जरीज हैं, जो नेक डाइसेक्शंस हैं, जो थायराइडेक्टमीज हैं, वो एक्चुअली ईएनटी की का फील्ड है, डोमेन है। और मैं हैरान हो गया। यहाँ पर मैं किंग फैसल में जब मैंने काम किया तो मैंने गुलासेक्टमी करते, मैंने पाकिस्तान में तो सिर्फ उनको बेचारों को आई लेरेंजेक्टमी और ये ईएनटी की जो बेसिक बेसिक सर्जरीज है वो करते देखा था। मैस्टेडेक्टमी और टिम्पैनोप्लास्टी और, तो मैं हैरान हो गया कि मुझे नहीं पता था, पाकिस्तान में नहीं पता था मुझे। तो ईएनटी इज़ अ वंडरफुल स्पेशलिटी। देखिए, कोई भी स्पेशलिटी बुरी अच्छी नहीं होती। हर स्पेशलिटी को जो है वो जैसे आदिल भाई ने कहा है ना कि आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एनेस्थीसिया पसंद था। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि जो है वो दो ही तरह के डॉक्टर होते हैं, एक दवाई लिखता है और एक चीर फाड़ करता है, तो ये कौन सा डॉक्टर है। लेकिन इतने सालों के बाद अब वो रियलाइज करते हैं कि मैं, आई एम प्राउड टू बी एनेस्थेटिस्ट। मैं इसको अब क्या इसकी बात करूंगा कि एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें मेडिकल साइंस की हर शोबे के बारे में मुझे, जैसे अभी आदिल भाई न्यूरो सर्जन है ना, तो अगर मुझे न्यूरो फिजियोलॉजी नहीं आती ना, तो मैं इनके मरीज का बेड़ा गर्क कर दूंगा। इसी तरीके से कभी मैं प्रेसेंटा प्रीविया में मैं घुसा हुआ हूँगा, तो कभी मैं सिस्टोस्कोप में मैं घुसा हुआ हूँगा, कभी मैं एंडोस्कोप में मैं घुसा हुआ हूँगा, कभी मुझे आई शुड बी नोइंग एवरी ब्लडी थिंग। कोई मेडिकल साइंस, सिवाय शायद मुझे एक डर्माटोलॉजी जो है ना, उससे मेरी जान छूट सकती है। डर्माटोलॉजी का एनेस्थीसिया से इतना ज्यादा लिंक नहीं है। इसके अलावा यकीन करें, यू नेम एनी स्पेशलिटी, फ्रॉम न्यूरोलॉजी टू कार्डियोलॉजी टू एनी, यू नेम एनीथिंग, एनेस्थेटिस्ट शुड नो। इवन एक आज के दौर में एक एनेस्थेटिस्ट जिसको अल्ट्रासाउंड नहीं आता ना, वो इंपोर्टेंट है। वो अल्ट्रासाउंड के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो लेकिन टेकिंग अकाउंट, याद रखें बात के, हर स्पेशलिटी की अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। ठीक है। और आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या अच्छा करते हैं।
नो डाउट मैंने जब एनेस्थीसिया किया था, तो आपको मैं अगर वहाँ किस्सा आखिरी, ये सॉरी बात लंबी हो गई, लेकिन मैं मज़े का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ स्पेशलिटी के रेफरेंस से। मैं 4th ईयर एमबीबीएस में राउंड लगा, तो मैं अकेला बंदा एनेस्थीसिया के राउंड में चला गया। वो लोग भी परेशान हो गए कि 4th ईयर का स्टूडेंट आ गया है हमारे राउंड में। वो बैच का जो होता है ना, वो जो हमारा जो रोटेशंस लगती हैं। और मेरे दोस्तों ने मेरा इतना मज़ाक उड़ाया कि तुमने क्या एनेस्थीसिया में जाना है जो तुम उठा के चले गए थे? तो मैंने वैसे ही कहा हाँ, मैंने एनेस्थीसिया में जाना है। वो उस वक़्त ये मज़ाक में कही हुई बात, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और आफ्टर 25 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, वो सॉरी एमबीबीएस के में आने के बाद, और ग्रेजुएशन के तकरीबन 20 साल होने के बाद, मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ, वो कम है। तो हर स्पेशलिटी के आप जो भी काम करें ना, उससे आप मोहब्बत करें, और आप जिसको भी एनेस्थीसिया दें, प्लीज़, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप ये सोच के दें कि ये आपका आपकी आपको किसी सॉरी एनेस्थीसिया कह रहा हूँ, जिसको भी ट्रीट करें, ठीक है? वो ये सोच के ट्रीट करें कि वो आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा, ठीक है? फुफ्फो और के अलावा तमाम रिश्तों का नाम मैं ले रहा हूँ हँसी-मज़ाक में, ठीक है? तो आप याद रखें कि अगर आप ये समझ के करेंगे ना कि ये आपका अपना ही अपना कोई डियर वन है, तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब ज़िया ने पहले हाथ खड़ा किया था, ज़िया आप बोलिए प्लीज़, और फिर हम बात खत्म करते हैं क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम। मुझे भी कुछ कहना है। ए अस्सलाम 1 मिनट वालेकुम। प्रदीप। जी सॉरी जी, यस ज़िया प्लीज़, देन प्रदीप इसके बाद अस्सलाम आप। यस, वालेकुम अस्सलाम। जी ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Zia. I'm working in Bahrain as a ED specialist and going through the MRCAM exam nowadays. And अब मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर जिशान की बात से। इट वाज अ वेरी वंडरफुल टॉक एंड आपने सारे जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप इंशाल्लाह I'll be part of this initiative which you have taken. Or I think all the points which you have discussed in this talk are all relevant to practical things because बहुत सारे questions हमारे दिमागों में होते हैं लेकिन हमें ग्रेजुएशन के वक्त पता नहीं होते और हम अपने आप को एक अलग सी फैंटेसी वर्ल्ड में समझ रहे होते हैं लेकिन अल्टीमेटली द प्रैक्टिकल थिंग्स आर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट बट आपको कैरियर गाइडेंस और इस चीज़ के बारे में कोई नहीं बताता तो आई रियली अप्रिशिएट योर टॉक एंड योर टाइम और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू get along with you and I'm ready to help you in whatever way I can and really it's a very good thing that somebody has at least thought about this because I've never seen any sorry to say this that any seniors or anyone maybe they are doing it at individual or at local level but nobody has done it on international forum so this was my first time when I heard that this is going to happen so I wanted to join and support our junior doctors. Thank you. बहुत-बहुत Thank you so शुक्रिया much. आपका ज़िया। वो कहते हैं सितारों से आगे एक जहाँ और भी है। तो हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, और मैं हूँ थोड़ा-सा जज़्बाती बंदा, और मैंने जो तकलीफ़ एफसीपीएस के एग्ज़ाम में देखी ना, वो तकलीफ़ को मैं अपने दिल से निकलने नहीं देता। क्योंकि मैंने 1.5 साल बीटा ब्लॉकर खाए हैं, और एट एज ऑफ 31, 32, जब मैं डिज़र्व नहीं करता था। और मैं उस वक़्त दुआ देता था, और जब मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोज़र मुझे मिला, तो मैं आज तक दुआएँ देता हूँ, उन लोगों को कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था। वजह वजह ये नहीं है कि मुझे उनसे कोई पर्सनली ज़ाती झगड़ा है। वो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बदल उसी वक़्त सकते हैं कि जब तक हम ना इन लोगों को अवेयरनेस ना दें। जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे ना इन लोगों को, जब तक इन लोगों को ये ग्रूमिंग नहीं करेंगे कि ये कोई टीचर या सुपरवाइज़र इज़्ज़त रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन भाई साडा हक इत्थे रख, ये हमारा हक है। आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप बिल्कुल। ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तो वो जो आशिर अज़ीम ने मूवी बनाई थी ना, उसमें उसने ये पैगाम दिया था कि जो मालिक जो है ना, वो हुँ, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने जो होता है बॉस, अपने जो जो ज़िम्मेदारी जिसकी होती है उसको नोटिस देता है। तो दैट्स अ रियलिटी कि सुपरवाइज़र ने आपको ओन किया, आपको यहाँ पर हमारे तो इन लोगों बेचारों को तो पता ही नहीं है कि बायलैटरल कोई इवैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है। अगर आज की तारीख में सीपीएसपी वाले क्या करें? कुछ ना करें। सीपीएसपी के जो वेबसाइट पे ना उनके आ जाए कि कौन-सा सुपरवाइज़र के रेज़िडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में। खुदा की कसम वो शर्मो-शर्मी ही अपनी रिकॉर्ड को बेहतर करना शुरू कर दें। एक बात, और दूसरी बिल्कुल। बात ये कि एनोनिमस फीडबैक्स हों कि सुपरवाइज़र का। यहाँ पे तो लोग डरते हैं, उनको पता है ये तो हमारा माई-बाप है। जब तक हम इसकी जूतियाँ सीधी नहीं करेंगे तब तक ये हमें पास नहीं होने देगा। तो अनफॉर्च्यूनेट है, सारे एक बिल्कुल। जैसे नहीं होते। मैं यहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे, अच्छे सुपरवाइज़र हैं ना, मैं उनके जूते सीधे करने को तैयार हूँ।
लेकिन टीचर को भी तो अपनी को रिस्पेक्ट करवानी है ना। खाली वो तस्वीरें बिल्कुल खिंचवा के फेसबुक पे लगाने से तो नहीं टीचर बन जाता। आप जरा सोचे ना, बिल्कुल आप लोग डिस्करेज करें, आप लोग डिस्करेज बिल्कुल करें कि सर हमें तस्वीरें नहीं चाहिए, हमें आपके साथ तस्वीरें नहीं खिंचवानी, आप हमें पढ़ाएं। उनको निकालें, थिएटर बिल्कुल में लेकर आएं, उनको वार्ड में लेकर आएं, उनको कहें कि सर हमें पढ़ाएं आप। ये उनकी जिम्मेदारी है और वो कुछ नहीं कर सकते, याद रखें बात आप। अगर ये स्टूडेंट्स को ये बात पता लग जाए ना, कि हमने क्या क्या कर लेगा आपका प्रोफेसर, आपका कुछ भी नहीं कर सकता यार। उनसे मैं कहता हूँ आंखों में आंसू ले आए, ग्लिसरीन लगा के आंसू निकाल के कहें कि सर अगर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी सर, मैं कहाँ जाऊंगा सर, मुझे पढ़ाएं सर प्लीज, मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है। उनको उनको निकाले। वो लोग ये समझते हैं कि हमने अपने शिमले सीधे कर लिए और हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। नो, नॉट एट ऑल। ये उनकी जिम्मेदारी है भाई। ये उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, प्रदीप। जी सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। जी सर, ये आपकी टॉक बहुत अच्छी थी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यू मस्ट लव व्हाट यू डू। क्योंकि सर, मैं एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। मैंने पहले इंजीनियरिंग की थी, 1 साल पढ़ा था, मुझे मजा नहीं आया इंजीनियरिंग में। फिर मैंने एडिशनल पेपर दिए, फिर बायोलॉजी किए, फिर मैं डॉक्टर बना। और उसके बाद सब मैं ये कर रहा हूँ, किया है मैंने। जैसे आप बोल रहे हैं कि 20 साल पहले मैंने ये किया, तो मैं अभी आज खुश हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट आई चेंज माई इंजीनियरिंग फील्ड एंड केम टू मेडिकल फील्ड। और जो भी काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट से करें, पैशन से करें, सिंसियरिटी से करें और डेडिकेशन से करें। इंशाल्लाह आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी, अनिला, आप कुछ कहना चाहती हैं? Assalamu alaikum. जी, Sir, वालेकुम अस्सलाम। I'm a cardiologist from Pakistan and I am worked in Saudi for some time. तो जूनियर्स के लिए एक छोटी सी सजेशन ऐड करूंगी। आपने पहले साइनॉप्सिस के अकॉर्डिंग बात की थी, फॉर ऑल दोज ऑफ एमसीपीएस, एफसीपीएस और एमडीएमएस। हमारे सुपरवाइजर्स हमें साइनॉप्सिस कराते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड है कि हम लिखवाते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैंने अपनी ट्रेनिंग में साइनॉप्सिस नहीं लिखे थे, 2 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे थे और वही मुझे बाद में काम आए। सो मेरी एक सजेशन है कि अपने आर्टिकल्स को बेहतर करना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और सेकेंडली, जूनियर्स के लिए सजेशन ये होगी कि अपने आर्टिकल्स को खुद पब्लिश करने की कोशिश करें, अपनी राइटिंग्स को खुद बेहतर करें। हमारे सुपरवाइजर्स, हम सब रिव्यूअर्स होते हैं अपने लोकल जर्नल्स के, और जब हम उन्हीं में देते हैं तो हमारी रिसर्च अल्टीमेटली उस लेवल पे फॉल नहीं कर रही होती। रिजेक्शन एक्सेप्ट करना इज मच बेटर रादर देन गोइंग फॉर अ लो एस्टीम जर्नल। आपकी सीवी खराब होती है स्लो एस्टीम जर्नल की वजह से। और पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली 5 पबमेड इंडेक्स जर्नल्स, और हम सबकी रिसर्चेज अल्टीमेटली उस लेवल पे फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से हम सीवी में लिखते हैं तो हमारी सीवी ना उन, अगर लो एस्टीम जर्नल में पब्लिश कराने से बहुत बेहतर है ऑनेस्टली कह दें हमारे पास रिसर्च नहीं है। अदरवाइज जब आप फॉरेन कोई भी इंटरव्यू दे रहे होते हो तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। और सेकेंडली, एसपीएसएस और एनी अदर वर्कशॉप जो आपको सीपीएस पे ऑफर करता है इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रेनिंग, वो मैंडेटरी जरूर है फॉर आईएमएम, बट इट्स ऑफ नो यील्ड एट दैट टाइम अगर हम उसकी यूटिलिटी नहीं करते और हमारे सुपरवाइजर उसको यूज नहीं करने देते। तो आप जो भी और एग्जाम दे रहे हो तो अपना AHA सर्टिफाइड, नॉट ऑफ योर लोकल यूनिट, AHA सर्टिफाइड BLS ACLS और रिसर्च में एसपीएसएस की वर्कशॉप जो सर्टिफाइड सेंटर से हो वो मैंडेटरी है। जी, बिल्कुल, अनिला, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा, ज़ाहिर बात है असल में ये बहुत सारी गुफ्तगू है, इतनी सारी गुफ्तगू है कि ये टाइम ख़त्म ही ना हो। आपने ACLS, BLS का नाम लिया, इस तरह की कई, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर इज़ फोकस, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। तो आप सब लोगों की के पॉकेट में ना अल्ट्रासाउंड का प्रोब होना चाहिए। आज से जो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आने वाले दौर में जो वो इंफॉर्मेशन के जो आप इन्वेसिव तरीके से करते हैं ना, वो अब आपकी जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन आती है। चाहे वो रेडियोलॉजिकल आपकी एक्सरे की फाइंडिंग्स हो, बहुत सारी चीज़ें आपको आपको अल्ट्रासाउंड से पता लग सकती हैं। आप तो माशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो कार्डियोलॉजी में आपको पता है कि पेशेंट को बेवकूफ़ों की तरह आइनोट्रोप और वेज़ोप्रेसर दिए जा रहे हैं, और आप ये नहीं देख रहे कि हो सकता है उसको फ्लूइड की ज़रूरत हो। तो आप उसके रखें प्रोब उसकी एपिगेस्ट्रियम में, और उसका देखें कि जो उसकी फ्लूइड की रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं, वो वीना केबल की कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बेसिकली आने वाले दौर के अंदर वो चीज़ें बन, और आप सब लोगों को मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ। बल्कि देखें, अभी हमारे सामने इस वक्त 2 लोगों ने, मैं सब दोनों का शुक्रगुजार हूँ, और मैं हैरान भी हूँ कि आप लोगों ने ये ज्वाइन किया, नहीं तो आमतौर पे कोई भी नहीं करता। तो अगर मुझे हर स्पेशलिटी के लोग मिल जाए ना, तो आप यकीन करें मैं हर स्पेशलिटी बेस्ड डिस्कशन कर सकता हूँ, जहाँ पर जो भी मेडिकल स्टूडेंट उस स्पेशलिटी में जाना चाहता है, चाहे वो कार्डियोलॉजी है, वो चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, उनके हम अलग
अलग-अलग सेशन अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अनीला एंड डॉक्टर आदिल अनफॉर्चुनेटली बंदे नहीं मिलते। कोई भी नहीं मुझे मिलता, मुझे कोई भी मेरी हेल्प करने को राज़ी नहीं होता। वैसे बातें बड़ी-बड़ी बातें करनी है, तस्वीरें खिंचवानी है, लेकिन जब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये काम कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें ज़ाती फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोई बंदा नोबडी इज़ देयर। आई एम रियली रियली एप्रिशिएटिंग जो भी इसको करे, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे और एट लीस्ट इस लेवल पे कि कोई भी बंदा किसी भी किस्म के क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आई विल ट्राई टू ब्रिंग डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द स्पेशलिटी इन द ग्रुप, जो कि थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी का टाइम निकालें और जो है वो लोगों की हेल्प करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।